नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे उद्घाटन। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र भाग लेंगे। एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में औद्योगिक विकास, व्यापार समझौते और एमएसएमई क्षेत्र पर होगा फोकस। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसिरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल समिट से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में राज्य के औद्योगिक विकास और तेजी से बढ़ते उद्योग क्षेत्र को दर्शाया गया है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नेचुरल गैस से चलने वाले सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी क्षमता 12 लाख टन से ज्यादा होगी। असम की धरती से फिनटेक की दुनिया में एक नया स्टार्टअप अपनी जगह बनाने जा रहा है। ये स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 मार्च तक 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के दौरे पर रहेंगी। आज बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। बिहार एवं देश विदेश के पीएमसीएच के करीब 3500 पूर्व छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा में श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के साथ आज की कार्यवाही शुरू होगी। दिल्ली विधानसभा में आज हंगामे के असर। सदन पटल पर आज रखी जाएगी आप सरकार के कामकाज पर कैग की लंबित 14 रिपोर्ट। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और डीजीसी के कामकाज की समीक्षा शामिल है। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान किया है। उत्तराखंडी मूल के मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के विधायक हैं और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसे बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली सीट से जीत हासिल की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के खिलाफ बेंगलुरु में कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी में 150 करोड़ रुपए के जमीन घोटाला मामले में शिकायत दर्ज की गई। भाजपा नेता एनआर रमेश ने लोकायुक्त और ईडी को शिकायत करने के साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज सौंपे हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि घोटाले में सैम पित्रोदा शामिल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र ओडिशा के पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर गहराई में थी। फिलहाल किसी भी तरह के जालमान की कोई नुकसान की खबर नहीं है। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद मामले में आज जिले की सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने इस स्थान पर बौद्ध स्तूप और मंदिर होने का किया है दावा। इस मामले की पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी। इस मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है। आज अदालत के सामने साक्ष्य पेश होने की उम्मीद है। अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाने का मामला आया है सामने। यहां हिंदू बहुल इलाके की जमीनें कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज मिली है। मंदिरों की नगरी माने जाने वाले अलीगढ़ में अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। वक्फ संपत्तियों की जांच अलीगढ़ प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। पूरी आन बान शान के साथ चल रहा सनातन आस्था का महापर्व दिव्य भव्य महाकुंभ। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद 63 करोड़ के पार हो चुकी है।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होगा महाकुंभ का समापन। प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर कमा रहे हैं पुण्य लाभ। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। सोमवार को महाकुंभ में 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही अब तक लाखों लोग लगा चुके हैं संगम में डुबकी। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बचे हुए दिनों में स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। मेला प्राधिकरण की ओर से मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की है चाक चौबंद व्यवस्था। दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है। त्रिवेणी संगम पर पावन डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ ही राजनेताओं, अभिनेताओं और विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों का आना भी निरंतर जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पवित्र संगम में स्नान किया। देश विदेश से आए श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने किया पवित्र संगम में स्नान। अक्षय कुमार ने महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था और सुविधा को बेहतरीन बताया। सोमवार को अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंची। कैटरीना कैफ ने अपने परिजनों के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन के साथ महाकुंभ में आज बनेगा एक और विश्व रिकॉर्ड। कल महाशिवरात्रि पर होगा महाकुंभ का समापन। महाकुंभ क्षेत्र में सोमवार को 4 अलग अलग क्षेत्र में करीब 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता का महाअभियान चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले में लापता लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज की। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि एरेडा के शेयरधारकों ने एक या कई किश्तों में इक्विटी शेयरों के QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इरेडा के बोर्ड ने बीती 23 जनवरी को धन जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी को एक या कई किस्तों में जारी होने के बाद 7% तक कम करना शामिल है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। भोपाल में चल रहे 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ACCI ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का चरणबद्ध पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का आयोजन आगामी 3 से 5 मार्च को जयपुर में होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। सम्मेलन का समापन जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ होगा। RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद 27 फरवरी 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपए की जमा निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा के आधार पर रिजर्व बैंक ने 25 फरवरी 2025 से प्रशासक के सलाहकारों की समिति का भी पुनर्गठन किया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कृत्रिम मेधा उपकरण के साथ किया जाए तो इसकी ताकत 100 गुना बढ़ सकती है। IT उद्योग निकाय नासकॉम के प्रौद्योगिकी और नेतृत्व मंच NTLF 2025 में वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पहले ही DPI के साथ AI उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हासिल करने के लिए वित्त जुटाना है महत्वपूर्ण। प्रहलाद जोशी ने साथ ही कहा कि अक्षय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा उत्पादन के बराबर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विश्वसनीय और लचीली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया। प्रकृति 2025 कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों का व्यक्तियों को दिए गए आवास ऋण उनके कुल ऋणों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। आईटी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 5.1% बढ़कर $282.6 अरब पहुंच सकता है। वहीं उद्योग का राजस्व $300 अरब के पार पहुंचने की उम्मीद। नास्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार ने कहा कि इस साल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.26 लाख लोगों को नौकरियां मिली। वहीं कंपनियों का घरेलू राजस्व 7% बढ़कर $58.2 अरब पहुंचने का अनुमान। एलजी कॉरपोरेशन के चेयरमैन क्वांग मो कू अपनी भारतीय इकाई यानी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। कॉफी चेन स्टारबक्स ने वैश्विक स्तर पर 1100 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई। कंपनी ने कहा कि संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए ये कदम उठाया। स्टारबक्स ने कहा कि कंपनी में खाली पड़े सैकड़ों पदों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अधिक कुशलता से काम करना और जवाबदेही बढ़ाने आए कंपनी का उद्देश्य। डॉक्टर जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के 98वें सत्र को किया संबोधित। बहुपक्षीय प्रणाली और आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत का रुख साफ किया। कहा, आतंकवाद से किसी भी रूप में समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को मजबूत करके मानवाधिकार को वैश्विक संवर्धन और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में यूक्रेन पर आए प्रस्ताव पर हुआ मतदान। इस मतदान में भारत सहित कुल 65 सदस्य देशों ने भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में समर्थन में 93 वोट पड़े जबकि विरोध में 18 वोट पड़े।
यह प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों ने प्रस्तुत किया था, जबकि शांति स्थापना के उद्देश्य वाला दूसरा प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया। दोनों ही प्रस्ताव आम सभा में पारित हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। कहा, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। वहीं ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का नहीं किया जिक्र। कहा, यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और बोझ केवल अमेरिका को ही नहीं उठाना चाहिए, इसके लिए यूरोपीय देशों को भी आगे आना होगा। मैक्रोन ने जवाब दिया कि यूरोप सुरक्षा भार को अधिक निष्पक्ष रूप से साझा करने की आवश्यकता को समझता है और कहा कि रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर हुई वार्ता ने आगे का रास्ता दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ G7 के नेताओं से की बात। ट्रंप ने कहा कि G7 के सभी नेता चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने को लेकर उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी गंभीर चर्चा हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। अमेरिकी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क की संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी का मामला पहुंचा अदालत। मस्क की धमकी के लिए संघीय कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया इलॉन मस्क का समर्थन। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में कहा, मस्क जो कर रहे हैं वह कह रहे हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में हुआ थोड़ा सुधार। वाटिकन की रिपोर्ट के अनुसार लैब रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया में पुल गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। प्रशासन के अनुसार कई लोगों के मलबे में दबने होने की सूचना है, जिन्हें निकालने के लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश से मिले 237 रन के लक्ष्य को 46 ओवर और 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 112 रन की पारी खेली, जबकि टॉम लाथम ने 55 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 236 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक 77 रन नजबुल हुसैन शांतो ने बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी आमने सामने। ये मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। विमेंस प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सुपर ओवर में मात दी। निर्धारित 20 ओवर तक स्कोर बराबर रहने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए। आरसीबी ने के लिए एलिसे पेरी ने 90 रन बनाए, वहीं डैनी व्याटहॉर्स ने 57 रन की पारी खेली। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम ने भी 20 ओवर में 180 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के लिए सोफी एक्लेस्टन ने 19 गेंद में 33 रन की पारी खेली। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स के साथ होगा। गुजरात की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे स्थान पर है। महिलाओं की FIH प्रो लीग में नीदरलैंड ने भारत को 4-2 से हरा दिया। कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से उदिता ने 2 गोल दागे। पुरुषों की FIH प्रो लीग में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी। भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से हराया। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे।
भाजपा साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधन। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और माना जाता है कि शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए ये 4 कुंभ बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस समय में चंद्र आदि ग्रहों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ के पर्व का आयोजन होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए खेल और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के हर्षिता जाखड़ ने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप 2025 की महिला जूनियर व्यक्तिगत पॉइंट रेस में जीत हासिल की है। वहीं रोनाल्डो सिंह ने एलीट पुरुषों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल फाइनल में क्वालिफाई किया। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो रहा है। भारत की ओर से किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज, अनमोल खरब और अनुष्मा उपाध्याय हिस्सा लेते नजर आएंगे। बेल्जियम के गोलकीपर थिबो कुटोरेस राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए उपलब्ध हैं। उनके अगले महीने टीम में वापसी की उम्मीद है। एटलेटिको मैड्रिड की टीम आज स्पेनिश कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से भिड़ेगी। टीम के मैनेजर ने अपने खिलाड़ियों से सिर्फ अगली चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। बार्सिलोना के मैनेजर का कहना है कि उनकी टीम को ला लीगा में मिली हार को भुलाकर कोपा डेल रे में एटलेटिको के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। ला लीगा में एटलेटिको ने 18 साल बाद बार्सिलोना को उसके घर में मात दी थी। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में 26 फरवरी को सिंगर मोहित चौहान के गीतों के संग होगा संस्कृति का महाकुंभ। संस्कृति ग्राम, गंगा यमुना पंडाल, त्रिवेणी पंडाल और अहिल्या बाई होलकर पंडाल समेत सभी मंचों पर सांस्कृतिक होंगे आयोजन। फिल्म छावा ने रिलीज के 11वें दिन 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 339 करोड़ को पार कर गया। अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी ने चौथे दिन की 51 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म ने अब तक कुल 4 करोड़ 82 लाख रुपए का कारोबार किया। अभिनेता गजराज राव और रेणुका शहाणे स्टार वेब सीरीज दोपहिया के निर्माताओं ने जारी किया ट्रेलर। ये शो 7 मार्च को होगा स्ट्रीम। फिल्म आर्टिकल 370 के रिलीज को 1 साल हुआ पूरा। इस पर यामी गौतम ने फिल्म से जुड़ी अपनी यादें साझा की और बताया कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसको सुनाया जाना जरूरी था। साउथ अभिनेता यश की फिल्म टॉक्सिक अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। साथ ही फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय कास्ट भी कर रही है काम। बॉबी देओल ने अपनी आगामी वेब सीरीज आश्रम 3 पार्ट 2 को लेकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वह इस तरह के रोल का इंतजार कर रहे थे। साथ ही वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते थे। समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराया। फिल्म गेम चेंजर के निर्माताओं पर लगा बैकग्राउंड एक्ट्रेस का बकाया नहीं चुकाने का आरोप। बैकग्राउंड एक्ट्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर।
अजीत कुमार और त्रिशा कृष्णन की फिल्म विदामू याचरी 3 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर हो रही है रिलीज। फिल्म माय मेलबर्न का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 14 मार्च को भारतीय सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एड्रियन ब्रॉडी अभिनीत फिल्म द ब्रूटलिस्ट इसी महीने 28 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हालांकि भारत में रिलीज से पहले इस फिल्म पर सेंसर की कैची चल गई है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की फिल्म नादानियां 7 मार्च को होगी रिलीज। इस फिल्म में इब्राहिम अपने बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार। वे दक्षिण भारत की फिल्म वृषभ में आएंगी नजर। फिल्म इसी साल होगी रिलीज। और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर राइटर करने वाले हैं डेब्यू। वह एक वेब सीरीज से इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।